हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकिता आपकी इंग्लिश एजुकेटर स्वागत करती हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, जहां आपको मिलता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद सो मेनी टॉप कोर्सेज। सीबीएसई, यूपी, एमपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान बोर्ड क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए ये सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं और वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी स्टूडेंट्स, इन कोर्सेज को पाने के लिए आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम पर भी केजी से लेकर क्लास 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए सीबीएसई बोर्ड अवेलेबल है, अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी दोनों ही चैनल्स पे हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं फ्री एजुकेशन, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स, इसका फ़ायदा आप ज़रूर से ज़रूर उठाइए। इसके अलावा हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं ई बुक्स और ई नोट्स भी। इन दोनों ही को पाने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ई बुक्स और ई नोट्स से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी कि आप इन्हें कैसे पा सकते हैं। अब ये आपको मिलने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं ई नोट्स के बारे में कि ये ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में होने के साथ साथ प्रैक्टिस सेट्स के साथ अवेलेबल होते हैं। यानी आपको अपने एग्जाम्स के लिए बहुत बढ़िया तरीके से ये प्रिपेयर करवा देंगे। तो स्टूडेंट्स, मेक श्योर कि आप इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ज़रूर से ज़रूर उठाइए। इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बाद हम बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, जो कि है आपका चैप्टर डिस्कवरिंग ट्रुथ, द सागा कंटिन्यूज। और आज हम कवर करेंगे इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट 2। स्टूडेंट्स, एक्सप्लेनेशन पार्ट 1 में हमने अभी तक देखा था कि हार्पर कार्टर यानी कार्टर को एक 1922 के अंदर एक मम्मी मिली है और अब उन्हें उसे टेस्ट करना है कि किस तरीके से उसे टेस्ट करें। अब वो कॉफिन से एकदम चिपक चुकी है रेजन्स की वजह से। याद है ना, एक्सप्लेनेशन पार्ट 1 देखा था ना? नहीं देखा है तो देख कर आइए, ताकि आगे का पार्ट समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं हो। अब जो कॉफिन से जो ये मम्मी की बॉडी एकदम चिपक गई है, बिल्कुल जैसे सीमेंट दो ईंटों को चिपका देता है। अब यहाँ पे कार्टर के सामने बहुत बड़ी मुसीबत है। अब यहाँ हम जानेंगे कि वो इस मुसीबत का क्या समाधान निकालता है। राइट स्टूडेंट्स, तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। The sun can beat down like a hammer this far south in Egypt and Carter tried to use it to loosen the raisins. अब यहाँ पर क्या है? हैमर क्या होता है स्टूडेंट्स? हथौड़ा। The sun can beat down like a hammer. इसका मतलब है कि जो धूप है ना, वो बिल्कुल एक हैमर की तरह यहाँ हो गई है। इतनी एक तो इजिप्ट ऑलरेडी बहुत गर्म जगह है, ठीक है? वहाँ पर अगर धूप की गर्मी आए तब तो एकदम हथौड़े जैसी है कि इस तरीके से पड़ती है, क्योंकि और पिघल जाता है उससे रेजिन। राइट, दिस फार साउथ इन इजिप्ट एंड कार्टर ट्राई टू यूज इट टू लूजन द रेजिन्स। अब यहाँ पर जो कार्टर है उसने क्या किया, धूप के अंदर इसको, वो जो पूरा ताबूत है उसको बाहर लेकर आ गया धूप में, कि किसी तरीके से अगर ये पिघल जाए तो धूप के अंदर रेजिन पिघल जाता है। मतलब ये सोचा किसने? हमारे कार्टर ने। तो धूप में लेकर आ गया। उसने सोचा कि अगर ये रेजिन जो है अगर पिघल जाएगा लेट्स से, तो मैं इसको थोड़ा तो मूव कर पाऊँगा। अब स्टूडेंट्स, आप बताइए, जो सीमेंट है वो तो एक बार पक्की हो गई या सूख गई तो सूख गई, ऐसा थोड़ी कि धूप के अंदर पिघल जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये रेजिन्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, वो कुछ भी मतलब काम में नहीं आई। For several hours he set the mummy outside in blazing sunshine that heated it to 149 degree Fahrenheit. Blazing का मतलब है एकदम तपती दोपहरी, जो है एकदम तपती हुई, वेरी हॉट, बहुत ही गर्म। तो यानी लगभग 7 घंटों तक उस मम्मी को वहीं छोड़े रखा। एकदम ये टेम्परेचर था 149 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस टेम्परेचर में छोड़े रखा। नथिंग बज्ड, बज्ड मतलब टस से मस, यानी टस से मस भी नहीं हुआ, कुछ भी डिफरेंस नहीं आया। ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट दैट the consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains. यानी यहाँ पर अब क्या हुआ, क्योंकि वो टस से मस भी नहीं हुई, इसलिए ही कौन है यहाँ पे? कार्टर को एक रिपोर्ट लिखनी पड़ी, एक साइंटिफिक डिटैचमेंट दैट, एक रिपोर्ट लिखनी पड़ी कि उसको उस मम्मी के साथ क्या करना अब पड़ेगा। अब यहाँ क्या हुआ स्टूडेंट्स कि उन्होंने एक फिर लेटर उनको लिखना पड़ा। देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, मैंने क्या बताया क्या होते हैं, जो हिस्ट्री के बारे में या इंसानी हिस्ट्री के बारे में जो है वो जानते हैं। तो इसीलिए वो उनको जो भी चीज़ मिलती है, जो भी पुरानी चीज़ ऐसी मिलती है, उसके साथ वो छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये मजाक का विषय नहीं होता। लेकिन
चूँकि हमारे कार्टर जो हैं वो ताबूत से अलग ही नहीं कर पा रहे थे इस मम्मी को, इसलिए उन्होंने एक लेटर लिखा ताकि एक तरीके से परमिशन के तौर पे कि द कंसोलिडेटेड मटेरियल हैज टू बी चिसल्ड अवे। चिसल्ड अवे का मतलब क्या होता है? बेसिकली चिसल क्या होता है? छेनी। तो यहाँ पर चिसल्ड अवे यानी हटाना, अलग करना, छेनी से अलग करना। फ्रॉम बीनीथ द लिम्स एंड ट्रंक बिफोर इट वॉज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन्स। तो यहाँ पर कंसोलिडेटेड का मतलब क्या होता है? कंसोलिडेटेड मटेरियल हैड टू बी चिसल्ड अवे, यानी वो जो चिपक गया है एक दूसरे के साथ, एकदम जो जॉइन हो गया बुरी तरीके से, उसको हटाने के लिए जो है उसे कुछ ना मतलब हटाना पड़ेगा। और कहाँ से हटाना पड़ेगा? बीनीथ द लिम्स एंड ट्रंक, यानी बेसिकली धड़ जो होता है वो। इट वॉज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन्स। तो यानी अगर धड़ से अगर उसको धड़ के हिस्से से अगर अलग किया जाए तभी जाके हमको उनकी जो जितने भी रिमेन्स हैं, रिमेन्स यानी बचे खुचे, ये जो अवशेष होते हैं, दैट इज़ नोन एज रिमेन्स, तभी हमें इनके वो अवशेष मिल सकेंगे और हम उस पर कुछ काम कर सकेंगे। ये था इनका कहना। अब यहाँ पर देखा जाए तो कार्टर जो हैं कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो आर्कियोलॉजिस्ट्स का जो काम होता है कि किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, वहाँ पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड अ लिटिल चॉइस। इफ ही हैडंट कट द मम्मी फ्री, थीव्स मोस्ट certainly would have circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold। अब यहाँ क्या हुआ स्टूडेंट्स, एक तो उस समय में इतनी सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स नहीं थी कि ऐसी परिस्थितियों को हैंडल किया जा सके, और इसीलिए क्या था, जितनी ये जो सिचुएशन थी ना, इसीलिए परेशानी भरी हो गई थी कार्टर के लिए। जैसे आजकल चूँकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं, ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं और डिवाइसेस हैं जिनकी मदद से उस मम्मी को अलग किया जा सकता है ताबूत से, बिना मम्मी को कोई भी डैमेज या नुकसान पहुंचाए, राइट। लेकिन सेम यहाँ पर ये कंडीशन अप्लाई नहीं हो सकती है कार्टर के केस में, क्योंकि 1922 के समय इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स भी नहीं थी और इतने ज़्यादा टूल्स या डिवाइसेस भी नहीं थे। इसलिए कहीं ना कहीं कार्टर के ऊपर ये बात लागू होती है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। ही हैड अ लिटिल चॉइस, बहुत ही कम ऑप्शन उनके पास था, वो और कुछ कर नहीं सकते थे। इफ़ ही हैडंट कट द मम्मी फ्री, अब यहाँ पर मम्मी को वहाँ से अलग तो करना ही करना था। क्यों? अगर उसको अलग नहीं करते तो thieves most certainly would have circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold। circumvented का मतलब क्या होता है? find a way around, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेना किसी ना किसी ज़रिए से। अब उस ताबूत में मम्मी तो कीमती है, इट्स वैल्यूएबल। अगर म्यूज़ियम में जाएं तो लोग उन्हें दूर दूर से और पूरी दुनिया से देखने आ भी रहे हैं, लेकिन एक चोर की नज़र में उस मम्मी की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वो जो गोल्ड है ना उसकी बहुत बहुत ज़्यादा वैल्यू है। मतलब वो गोल्ड अपने आप में, गोल्ड वाली कीमत तो है ही, इसके अलावा वो कितना पुराना है वो वैल्यू और ऐड हो जाती है। तो मतलब अगर 1000 रुपये का कोई सिक्का है, सिर्फ उदाहरण के तौर पे, हाँ 1000 का तो नहीं होगा, बहुत कीमती होगा, एक उदाहरण के तौर पे, कि अगर 1000 रुपये का कोई सिक्का है ना, गोल्ड है अगर वो, लेकिन उसकी फिर भी लाखों में कीमत जाएगी कि वो कितना पुराना है और वो सिक्का किससे जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है भाई? इजिप्ट के राज परिवार के मतलब राज घराने से जुड़ा हुआ सिक्का है, तो उसकी वो वैल्यू भी बढ़ जाती है। तो यानी ये सारी वैल्यूएबल चीज़ें लेने के लिए या चुराने के लिए एक्चुअली जो चोर हैं किसी भी हद तक जा सकते हैं। हो सकता है जो गार्ड्स यहाँ पर तैनात किए गए हैं इर्द गिर्द इस ताबूत के, उनका गला ही चीर दें, वो एकदम रिप्ड इट अपार्ट का मतलब है कि गला ही रेत देना, तो गला काट लें ताकि वो ये सोना लेकर जा सकें। तो वो एज इट इज़ उसको ताबूत सहित वहाँ छोड़कर नहीं जा सकते थे, ये संभव नहीं था। उनको किसी ना किसी तरीके से उस मम्मी को और वो सारी चीज़ों को वहाँ से हटाना ही था, अलग ही करना था। और अलग करने के लिए उनके पास वो टूल्स और डिवाइसेस नहीं थे जो आज की तारीख में मौजूद हैं। तो उन्हें क्या करना पड़ा? इन टुट्स टाइम द रॉयल्स वर फैबुलसली वेल्दी। फैबुलसली वेल्दी का मतलब है बेइंतहा अमीर होना, रईस होना। तो यानी यहाँ पर टुट के टाइम पे जो है बहुत ही ज़्यादा अमीर थे ये जो राज परिवार होता था, राजघराना हमेशा से ही बहुत अमीर होता है, लेकिन ये अत्यंत बहुत अति में
अमीर थे, एंड दे थॉट और होप्ड दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम। और उनका क्या ख्याल था कि वो रिचेस का मतलब क्या होता है, दौलत शोहरत, कि वो अपनी सारी दौलत शोहरत जो है ना अपने साथ लेकर जा सकते हैं मरने के बाद भी। अब ये बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं है, लेकिन जैसे मैंने अभी आपको बताया था आफ्टर लाइफ के बारे में, अभी अभी सिखाया था ना आफ्टर लाइफ क्या होती है, यानी इनको ये लगता था, जितने भी इजिप्शियंस हैं उनको ये लगता था कि मरने के बाद भी ना हमारा एक तरीके से लाइफ रहती ही है। तो हम लोगों को सब महसूस होता है, तो हमें खाने पीने के लिए भी चीज़ें चाहिए, कपड़े के लिए भी चीज़ें चाहिए। और उनको एक्चुअली एक ये थ्योरी भी है जो आपके चैप्टर में नहीं है, ये थ्योरी भी है कि अगर आपके पास पैसे होंगे, तो जैसे ये स्वर्ग और नर्क होता है ना, तो अगर आपके पास पैसे हैं तो उस हिसाब से एक तरीके से टिकट खरीद सकते हो कि स्वर्ग का, अगर भाई स्वर्ग ही जाना है, ये ऑप्शन थोड़ी होता है कि नर्क जाना है तो ये और स्वर्ग जाना है तो ये, ऐसा नहीं, लेकिन स्वर्ग ही जाना होता है सबको। तो यानी कोई अगर बहुत अमीर व्यक्ति है, मान लीजिए, ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, बहुत अमीर व्यक्ति अगर है और उसने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, ठीक है, तो जितने भी पाप करे हैं, मान लो उस पाप की वैल्यू आती है 100 रुपये, तो अगर वो अमीर है तभी उसकी कीमत चुका पाएगा। ये कीमत कहाँ चुकानी होती है, जब एक दुनिया से दूसरी दुनिया में प्रवेश कर रहे होते हैं, तो दूसरी दुनिया का जो प्रवेश द्वार होता है ना, वहाँ पर भी गार्ड्स होते हैं, तो वहाँ पर वो तोल मोल कर रहे होते हैं। ये कुछ इजिप्शियन थ्योरीज हैं, ठीक है, मैं अपनी स्टोरी नहीं बता रही हूँ, ठीक है। तो वो एक थ्योरी ये है कि वहाँ पर बैठे हुए गार्ड्स ना तोल मोल करते हैं, आपके जितने भी आपके दोष रहे हैं या जितने भी अपराध आपने अपने जीवन में रहते हुए करे हैं उनको तोलते हैं। तो अगर तोलते हैं और उसकी जो भी वैल्यू निकल कर आती है, जो भी पैसे निकल कर आते हैं ना, वो पैसे आप चुका पाते हो या नहीं चुका पाते। अगर चुका देते हो तब तो आप स्वर्ग में चले जाओगे, और नहीं चुका पाते हो तो फिर आपको नर्क भेज देते हैं। यानी वहाँ पर कर्मों का हिसाब ये नहीं होता कि अगर, हाँ, या तो कर्म आपके बहुत अच्छे हों कि भाई इतने अच्छे कर्म है कि स्वर्ग में भेज दिया जाए, तो इसीलिए गरीबों को बहुत अच्छा रहना ज़रूरी है, क्योंकि वो उनके पास पैसे नहीं होते हैं, और जो अमीर लोग हैं उनके पास चूँकि पैसे होते हैं तो वो पैसे चुका देते हैं उस गार्ड को और फिर वो स्वर्ग चले जाते हैं। ये मानना था इजिप्शियंस का। तो वो पैसे चुकाएंगे कैसे, भाई मर चुके हैं तो वापस अपने राजमहल में तो आएंगे नहीं पैसे लेने कि भाई इतने का हिसाब हुआ है ज़रा पैसे देना, नहीं ना। तो उनके साथ पैसे किस तरह से जाते थे, इसी ताबूत में बंद होके। तो यही इसीलिए इनका ये मानना था कि खाने पीने का सामान भी लेकर जाए, और ये भी मानना था कि हफ्ते से 10 दिन लगते हैं, कि एक हफ्ते से लेकर 10 दिन लगते हैं उन्हें दूसरी दुनिया में पहुंचने में। तो स्टूडेंट्स, ये सारी स्टोरीज़ हैं जो इससे रिलेटेड हैं, और उन्हें लगता था इजिप्शियंस को कि ये सच है। For his journey to the great beyond, King Tut was lavished with glittering goods, precious collars, inlaid necklaces and bracelets. अगर आपने कभी मम्मी की फ़ोटो, या जैसे हमने अभी एकदम जब शुरुआत की थी जहाँ पूरा डिटेल लिखा हुआ था हमारा चैप्टर का, वहाँ पर आप मम्मी की फ़ोटो आपने देखी होगी, इट वॉज इन प्योर गोल्ड। ऐसी और भी फ़ोटोज़ या कुछ देखी हैं तो वो बड़े बड़े नेकलेसेस पहने हुए होते हैं, बड़े बड़े ताज पहने हुए होते हैं, कॉलर्स भी उनकी जो होती है एकदम प्योर, एवरीथिंग इज़ इन गोल्ड। इनफैक्ट जो कपड़े पहनते हैं ना उसके ऊपर भी गोल्ड ज़रूर से ज़रूर लगा हुआ होता है ना, ये सब। तो फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, ग्रेट बियॉन्ड मतलब डेथ होने के बाद, दिस इज ग्रेट बियॉन्ड मतलब डेथ होने के बाद की जो जर्नी है। किंग टूट वॉज लेविश्ड विद ग्लिटरिंग गोल्ड, मतलब उनको पूरी तरीके से सुसज्जित कर दिया गया था सोने से, पूरी तरीके से सोने से, मतलब प्रेशियस, मतलब कीमती कॉलर्स हैं, इनलेट नेकलेसेस हैं, अ डेकोरेटिव पैटर्न ऑन अ सरफेस, मतलब बहुत खूबसूरत डिज़ाइन करी हुई जो नेकलेस के ऊपर बहुत ही खूबसूरत जो डिज़ाइंस होती हैं उन डिज़ाइंस के नेकलेसेस हैं, ब्रेसलेट्स हैं, रिंग्स हैं। रिंग्स क्या होती हैं, अंगूठियाँ। ब्रेसलेट्स क्या होते हैं, जो हाथ में जो ब्रेसलेट पहना जाता है ना। एमुलेट्स, एमुलेट्स क्या होते हैं स्टूडेंट, एन ऑर्नामेंट और स्मॉल पीस ऑफ ज्वेलरी थॉट टू गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट इविल, डेंजर और डिसीज़। यानी ये होता है एक तरीके से नज़र का, जैसे कई लोग पहनते हैं ना, जैसे फेंगशुई का भी पहनते हैं, दैट इविल आई, और भी बहुत सारे काला टीका लगाते हैं कई लोग, उसी तरीके से एमुलेट्स होते हैं जिससे नज़र ना लगे बेसिकली, ठीक है, या कोई भी विपदा से बचा सके।
अ सेरेमोनियल एप्रन, एप्रन क्या होता है, प्रोटेक्टिव गारमेंट वोन ओवर द फ्रंट ऑफ वंस क्लोथ्स एंड टाइड एट द बैक, यानी फ्रंट में पहना जाता है। जैसे एप्रन, किचन में काम करते हुए भी हम लोग कई बार एप्रन पहनते हैं ना, तो एप्रन बेसिकली फ्रंट पोर्शन को ढकने के लिए होता है। तो फ्रंट पोर्शन को ढकने के लिए भी एक ऑर्नामेंट इनके पास है, राइट, और पीछे से उसको बांध दिया जाता है। शीट्स फॉर हिज फिंगर्स एंड टोज एंड द नाउ आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, मतलब सब कुछ प्योर गोल्ड में था। शीट क्या होता है, क्लोज फिटिंग कवर, क्लोज फिटिंग कवर, और आइकॉनिक का मतलब समथिंग और समवन हु इज़ अ सिंबल और इट रिप्रेजेंट्स सम अदर थिंग, यानी एक तरीके से बहुत ही मशहूर या फेमस, अपन मान के चलते हैं आइकन है ये हमारे। तो शीट्स फॉर हिज फिंगर्स एंड टोज, हाथ और पैरों को कवर जिस चीज़ से किया गया है वो। एंड नाउ आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, यानी आइकॉनिक इनर कॉफिन क्यों है, इनर कॉफिन इसलिए आइकॉनिक हो गया है क्योंकि प्योर गोल्ड में वो बना हुआ है। ऐसा ताबूत जिसको मिट्टी में नीचे दफनाना है, उसको गोल्ड की बनाने की क्या ज़रूरत है, तो आइकन ही हो गया ना, सब कॉफिन्स का कॉफिन बन गया। तो यहाँ एंड मास्क ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, अब ये जो मास्क भी इनका था ना, वो भी एकदम गोल्ड का बना हुआ था। तो एवरीथिंग वाज इन गोल्ड 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 गोल्ड, तो वो इतना ज़्यादा कीमती था कि उसको वहाँ छोड़ा ही नहीं जा सकता था। इट वॉज नॉट पॉसिबल, इट वॉज नॉट राइट टू लीव इट देयर एज इट इज़, वैसा का वैसे उसे नहीं छोड़ा जा सकता था। तभी यहाँ कार्टर मजबूर हो गया था कि कुछ ऐसे तरीके से उसको, जो मम्मी है, जो टूथ की बॉडी है, उसको हटाने पर, मतलब क्योंकि चिपकी हुई थी एकदम कॉफिन से, तो कॉफिन से अलग करने की कुछ उसने ऐसे तरीके अपनाए जो एक्चुअल में आर्कियोलॉजिस्ट को शायद पसंद नहीं आते हैं, है ना, और डैमेज हो सकता था, लेकिन कोई ऑप्शन ही नहीं था इसके आगे। टू सेपरेट इट फ्रॉम हिज अडॉर्नमेंट्स, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है। ये अडॉर्नमेंट्स वही जितने भी गोल्ड और जितनी भी चीज़ें या जितना भी सामान है जिससे एकदम चिपका हुआ है टूथ, ठीक है, उससे हटाने के लिए कार्टर को क्या करना पड़ा, कार्टर्स मैन रिमूव द ममीज हेड एंड सीवियर्ड नियरली एवरी मेजर जॉइंट, मतलब देखा जाए तो टुकड़े टुकड़े कर दिए उसके, जैसे सर को अलग काट के हटाया, फिर जहाँ जहाँ जॉइंट होते हैं, जैसे कोनी हो गई, ये रिस्ट हो गई, तो सबको इस तरह से टुकड़ों में तोड़ तोड़ के हटाया। तो कहीं ना कहीं वो डैमेज या पूरी टूट ही गई, पीसेस में ही हो गई वो मम्मी। तो कार्टर और उसके मैन मतलब जो उसकी टीम है बेसिकली, इन सब लोगों ने मिलकर इस तरीके से किसी ना किसी तरह उसको डिटैच किया इस कॉफिन से। Me's head and severed nearly every major joint. Once they had finished, they reassembled the remains on a layer of sand in a wooden box with padding that concealed the damage. The bed where Tut now rests. अब यहाँ पर क्या किया उन्होंने, एक वुडन बॉक्स बनाया, पहले एक वुडन बॉक्स बनाया और सैंड पर रखा, मिट्टी पे, और सबसे पहले जो है मतलब उसका सर काट के, सर तोड़ के अलग हटा लिया, फिर हाथ पैर धड़ पूरा, तो अलग अलग हिस्सा तोड़ तोड़ के उसको सबसे पहले असेंबल किया, मतलब इकट्ठा करा सही तरीके से और उसको एज इट इज़ रखा। अब देखा जाए तो सारे पीसेस हैं, हाथ पाँव पूरी बॉडी आ गई, लेकिन टूटी हुई पीसेस के अंदर है, ठीक है। और अब उसको कहाँ रख दिया गया, एक वुडन बॉक्स में रख दिया गया, ताकि किसी तरीके से वो वापस अगर पहले वाली जगह रख देंगे तो वो ठीक भी नहीं है, वहाँ से अब हटा दिया गया है, तो उसको हटा के इसमें रख दिया गया बेसिकली। और कहीं ना कहीं डैमेज तो पूरी तरीके से ये मम्मी हो ही चुकी है, और अब ये यहीं इसी बॉक्स के अंदर है। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स हमें ये समझ में आया है कि कार्टर ने क्यों ये ऑप्शन चूज़ किया उसको तोड़कर निकालने का, क्योंकि एक्चुअली इसके पास और कोई ऑप्शन था नहीं, ये मजबूर था। बट इन द आइज ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट ये कहीं ना कहीं सहन करने वाली सी बात नहीं होती। जैसे जो लोग आर्टिस्ट होते हैं ना, वो अपने आर्ट के साथ किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ पसंद नहीं करते, चाहे किसी और ने ही क्यों ना किया हो, और ये बहुत ही थोड़ी नेचुरल और स्वाभाविक सी बात हो पाती है, क्योंकि हम भी नहीं चाहेंगे ना, जैसे अगर हमें पेंटिंग करना पसंद है तो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि कोई दूसरा व्यक्ति भी अगर अपनी पेंटिंग कर रहा हो तो उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ करे या उसको लाइटली ले। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ज़ाही को भी ये बात कम पसंद आई थी कि कार्टर ने डैमेज कर दिया है। ज़ाही इस वक्त ये नहीं सोच पा रहे हैं कि क्या मजबूरियां रही हैं कार्टर की, राइट।
आर्कियोलॉजी हैज़ चेंज सब्सटैंशियली इन द इंटरवेनिंग डिकेड्स। इंटरवेनिंग का मतलब क्या होता है? अगर इन द टाइम बिटवीन इवेंट्स, यानी बढ़ते समय के साथ एक तरीके से कह सकते हैं कि धीरे धीरे धीरे। अब यहाँ आर्कियोलॉजी हैज़ चेंज्ड, आर्कियोलॉजी में बहुत बदलाव आ गए, परिवर्तन आ गए। देखिए आर्कियोलॉजी भी होती है, कोई भी या कोई डिपार्टमेंट है, वो समय के साथ सुधरता है और बेहतर होता है। कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ ही समझ में आती हैं। जैसे यहाँ पर जो ये आर्कियोलॉजिस्ट को जो एक्सपीरियंस होता है वो एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो शायद ही किसी और को होता हो। वो ऐसी चीज़ों को खोजते हैं जिनका अस्तित्व किसी को मतलब पता ही नहीं है, कैसे ढूंढना है, कैसे खोजना है, और हर चीज़ अपने आप में नायाब होती है, एकदम बेशकीमती। हर नई चीज़ को किस तरीके से हैंडल करना है, ना जाने किस चीज़ से उसको डैमेज पहुंच जाए, कोई आइडिया नहीं होता है ना। तो जितनी नई होती है इस तरीके का डिपार्टमेंट जैसे आर्कियोलॉजी है, जितना नया होता है आर्कियोलॉजी, उतना ही समस्या होती है, क्योंकि उतनी ही कम जानकारी होती है कि किसी चीज़ को हैंडल कैसे करना है। जैसे जैसे आर्कियोलॉजी पुरानी होती गई, नए नए साधन भी मिलते चले गए, वैसे वैसे और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आता गया, वैसे वैसे और ज़्यादा समझ आती चली गई, पता चलता गया कि किस चीज़ को कैसे हैंडल करना है ताकि उसे कम से कम नुकसान पहुँचे या नहीं ही पहुँचे। ठीक है स्टूडेंट्स, focusing less on treasure and more on the fascinating details of life and intriguing mysteries of death। अब यहाँ समय के साथ आर्कियोलॉजी में सबसे बड़ा परिवर्तन तो ये आया कि जो खजाना मिला है, मतलब खजाना का मतलब यहाँ पर प्योरली मटेरियलिस्टिक चीज़ों से है, जैसे सोना, चांदी, हीरा, मोती, ये जो चीज़ें होती हैं जिनकी कीमत पैसों में लगती है, वो चीज़ों पर ध्यान कम देने लगे समय के अनुसार। ये सबसे बड़ा परिवर्तन आया। और ज़्यादा ध्यान किस पर देने लगे? फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंट्रीगिंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ। कि ये हम सिर्फ टुट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि उस खजाने की बात धीरे धीरे कम होती गई और जो टुट है उसके बारे में बात ज़्यादा होती चली गई। ये सबसे बड़ा परिवर्तन ये आया आर्कियोलॉजी में। ठीक है, इंट्रीगिंग का मतलब होता है टू अराउज वंस क्यूरियोसिटी, यानी किसी की जो उत्सुकता है किसी चीज़ को जानने के लिए। यानी अब दुनिया ये नहीं जानना चाह रही थी, या आर्कियोलॉजिस्ट्स बेसिकली ये नहीं जानना चाह रहे थे कि कितनी कीमत की चीज़ें या कितना सोना मिला, ये जानने में इंटरेस्टेड नहीं थे। वो टुट के बारे में जानने को में इंटरेस्टेड थे कि हमने टुट के बारे में क्या क्या चीज़ें पता कर ली हैं, क्या क्या हमको जानकारियाँ मिल गई हैं, कैसे उसकी डेथ हुई, क्या हुआ था, ये सब जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे थे। It also uses more sophisticated tools including medical technology। more sophisticated tools का मतलब क्या है? ऐसे टूल्स या इस तरीके के जो डिवाइसेस हैं जो और भी बारीकी से काम कर सकते हैं, यानी जितना कम डैमेज पहुंचा सकें। ठीक है, छेनी हथौड़ा हर जगह काम नहीं आता, और छेनी हथौड़े के भी तो अलग अलग साइजेस होते हैं ना। तो यहाँ पर हर जगह वो इतना बड़ा हथौड़ा और इतनी बड़ी मोटी सी छेनी वो हर जगह काम नहीं आती। सोफिस्टिकेटेड टूल्स का यही मतलब है कि जितना नाजुक काम है उसमें इस्तेमाल करने के लिए जो टूल्स चाहिए होते हैं वो टूल्स अब आने लगे हैं। मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो भी अब, मतलब मेडिकल साइंस भी कितनी एडवांस हो गई है, टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो गई है कि कम से कम डैमेज देती है। ठीक है, इन 1968 मोर देन 40 years आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, यानी 1922 के अंदर 1922 के अंदर मिला था ना वो टूम। उसके बाद 1968 यानी लगभग 40 साल बाद, ठीक है, लगभग 40 साल बाद, ऑलमोस्ट एग्जैक्ट नहीं यहाँ पर कहीं कुछ लिखा है, लगभग 40 साल बाद, more than 40 years after Carter's discovery, an anatomy professor x-rayed the mummy and revealed a startling fact। मतलब एनाटमी के एक प्रोफेसर ने एक्सरे लिया, इस मम्मी का एक्सरे लिया, और उन्होंने बहुत ही शानदार फैक्ट्स यानी तथ्य बताए इस मम्मी को लेकर। मम्मी क्या है? टुट की डेड बॉडी को ही मम्मी है एक्चुअली। उन्हें बहुत स्टार्टलिंग फैक्ट बताए, स्टार्टलिंग मतलब चौंका देने वाले तथ्य बताए। Beneath the resin that cakes his chest, his breastbone and front ribs are missing।
यानी यहाँ पर क्या पता चला, बीनीथ द रेजिन दैट केक्स हिज चेस्ट, यानी उनकी जो चेस्ट, जो छाती थी टुटकी, उसके ऊपर जो वो रेजिन्स था ना जो जमा हो गया था, तो बुरी तरह जम चुका था उसके ऊपर, मतलब पूरी बॉडी पर जमा हुआ था, तभी तो तोड़ना पड़ गया था, मतलब एक तरीके से मुसीबत हो गई थी वो रेजिन, तो तोड़ना पड़ गया था। तो जब एक्सरे लिया गया तो पता चला कि उनकी जो ब्रेस्ट बोन है और उनके जो रिब्स है, फ्रंट रिब्स हैं, वो हैं ही नहीं बॉडी में, बॉडी से गायब है। ठीक है, तो ये किससे पता चला? जब एक्सरे किया गया। तो एक्सरे में क्या होती है, अंदर की एक तरीके से तस्वीर निकल कर आ जाती है ना, बॉडी के अंदर की तस्वीर आ जाती है, पूरे बोन्स वगैरह सब दिखाई रहते हैं। तो उसमें ये पता चला कि फ्रंट चेस्ट की बोन्स, रिब्स वो है ही नहीं, मिसिंग है। Today, diagnostic imaging can be done with computed tomography or CT by which hundred of X-rays in cross section are put together like slices of bread to create a three-dimensional virtual body. Basically, computed tomography क्या होती है? CT. सीटी स्कैन जो होता है, तो सीटी का ही फुल फॉर्म है कंप्यूटर टोमोग्राफी, और इसमें बेसिकली क्या होता है, एक तरीके का एक्सरेज ही होते हैं, अलग अलग रेज पड़ती हैं क्रॉस में, इस तरीके से यहाँ से रेज आती हैं, ठीक है, यहाँ से यूँ रेज जाती है क्रॉस में, इस तरीके से क्रॉस में रेज पड़ती हैं, और बॉडी के अंदर की एक तरीके से पूरा का पूरा पिक्चर कैप्चर हो जाता है, अंदर से पूरा का पूरा पिक्चर कैप्चर हो जाता है। और 3 डायमेंशन मतलब 3D में पता चलता है, ये 3D होता है ना, 3 डायमेंशनल, उसमें बेसिकली पूरा अंदर का पता चल जाता है। What more would a CT scan reveal of truth than the X-ray? And could it answer 2 of the biggest questions still lingering about him? यानी CT स्कैन अब और एक्सरे से ज़्यादा और क्या ही चीज़ का बयां कर सकती थी। यानी एक्सरे तो हो चुका था कब, 1968 के अंदर एक्सरे हो चुका था, और 2005 के अंदर CT स्कैन हुआ है ना। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक्सरे में ऐसा क्या नहीं आया था कि भाई CT स्कैन के अंदर आ जाता। एंड कुड, और क्या इस CT स्कैन से, भाई अभी तक तो हमको एक्सरे से तो चलो नहीं पता चला था, क्या CT स्कैन से हमको उन 2 सबसे बड़े क्वेश्चंस का पता चल जाएगा जो आज भी एक गुत्थी बने हैं और आज भी तुझ से जुड़े हुए हैं? कौन से हैं वो 2 क्वेश्चन? हाउ डिड ही डाई, कि वो मरा कैसे, एंड हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, यानी वो एग्जैक्ट किस उम्र का था, टीनेज है या लेट है, लेकिन एग्जैक्ट उम्र अभी नहीं पता चली है उसके आसपास कि भाई कितनी उम्र का था जब एक्चुअल में उसकी डेथ हुई थी। यानी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी भी आंसर नहीं हो पाई है। तो क्या CT स्कैन वो आंसर कर पाएगा? किंग टुट्स डिमाइस वॉज अ बिग इवेंट इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स। डिमाइस का मतलब होता है नुकसान हो जाना, डेथ के, तो मतलब डेथ हो जाती तो बहुत बड़ा नुकसान होता है, तो वही। तो यहाँ बताया है कि जो किंग टुट, जो राजा थे ये टुट, उनकी जो डेथ हुई थी वो बहुत ही बड़ा एक हादसा हुआ होगा राज परिवार में भी, इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स, मतलब राज परिवार के स्टैंडर्ड्स के अनुसार भी नापा जाए तो वो बहुत बड़ा एक हादसा होगा। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन, मतलब अपने परिवार की जीवन रेखा का आखिरी हिस्सा था वो। एंड हिज फ्यूनरल वॉज द डेथ रेटल ऑफ अ डायनेस्टी। डेथ रेटल का मतलब क्या है? द गर्गलिंग साउंड प्रोड्यूस्ड इन द थ्रोट ऑफ अ पर्सन हु इज़ अबाउट टू डाई। इसका मतलब ये है कि हिज फ्यूनरल वॉज, यानी जो ये डायनेस्टी क्या होती है? पूरा एक जो राज परिवार का चला आया हुआ जो एक पूरा दौर होता है उसे कहा जाता है डायनेस्टी। तो एक तरीके से सबके दिल दहला देने वाला वो समय हुआ होगा। और यहाँ पर रेटल का मतलब, डेथ रेटल में यहाँ पर तो लिखा हुआ है गर्गलिंग साउंड, मतलब जो हम गागल करते हैं या जिसको कहते हैं गरारे करना, लेकिन वो यहाँ पर जब जुड़ता है तो इसका मतलब है कि सबके गले सूख जाना एक तरीके से। यानी ये एक ऐसा मंजर रहा होगा सबके लिए कि क्योंकि पूरी की पूरी डायनेस्टी ख़त्म हो रही है ना, तो पूरी की पूरी डायनेस्टी जो ख़त्म हो रही है तो ये कोई छोटी बात तो नहीं रही होगी, सबका दिल दहला दिया होगा। बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टर मैथ आर अनक्लियर। पर्टिकुलर्स यानी स्पेसिफिक, यानी सबसे इम्पॉर्टेंट और ख़ास मुद्दे जो हैं जो इसकी डेथ का कारण हो सकते हैं, और एंड इट्स आफ्टर मैथ, आफ्टर इफ़ेक्ट्स, यानी
आफ्टर इफेक्ट्स जो होते हैं ना, या साइड इफेक्ट्स, मतलब कुछ काम हो जाने के बाद का जो असर होता है उसे आफ्टर मैथ कहा जाता है। कि उसकी जो डेथ हुई और डेथ होने के बाद क्या हुआ उसके बारे में जानकारी आज भी क्लियर नहीं है। वो बात आज भी हमें पता नहीं है कि एग्जैक्ट क्या हुआ था जिसकी उसकी डेथ हुई, और उसके बाद क्या हुआ था, कि भाई उसके मर जाने के बाद भी क्या हुआ था जिससे हमको पता चले कि भाई हुआ क्या था एग्जैक्ट, कुछ भी ये क्लियर नहीं है। Amenhotep III, Tut's father or grandfather, was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of the 18th dynasty's golden age. इसका मतलब है अमेनोटेप III, ये जो टुट है मतलब ये माना जा रहा है कि या तो उनके पिता हैं या उनके दादाजी हैं, दोनों में से कोई एक है। तो ये माना जा रहा है कि अमेनोटेप III कौन थे, वॉज अ पावरफुल फेरोह। इसका मतलब है पेरोहा थे, बहुत ही पावरफुल पेरोहा थे। और पावरफुल का मतलब क्या है कि बहुत ही ज़्यादा रईस थे, बहुत ज़्यादा अमीर थे वो। हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स, यानी लगभग 4 डिकेड्स का मतलब होगा 40 साल। 1 डिकेड मीन्स 10 ईयर्स। एक डिकेड का एक दशक, डिकेड होता है दशक बेसिकली। तो 4 दशक से यानी 40 सालों तक उन्होंने राज किया था एट द हाइट ऑफ द 18th डायनेस्टीज गोल्डन एज। यानी मतलब 18th डायनेस्टी मतलब जो जनरेशन है बेसिकली बता रही है 18th जनरेशन, मतलब एकदम पीक पर थी जब, और एकदम गोल्डन एज उसे कहा जाता था, मतलब बेस्ट टाइम बताया जा रहा है। उस समय इन्होंने जो है वो रूल किया था, राज किया था। His son Amenhotep IV succeeded him and initiated one of the strongest periods in the history of ancient Egypt. अब Amenhotep III के जो बेटे हैं उनका नाम है Amenhotep IV, ठीक है। इन्होंने बाद में Amenhotep III के बाद में इन्होंने राजगद्दी संभाली और इन्होंने सबसे स्ट्रेंजेस्ट कार्यकाल शुरू किया था, स्ट्रेंजेस्ट पीरियड्स ऑफ इन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। यानी इनका जो समय रहा वो सबसे ज़्यादा, मतलब इजिप्ट की इतिहास में सबसे अजीबोगरीब कार्यकाल रहा इनका। द न्यू pharaohs promoted the worship of the Aten, the sun disk, changed his name to Akhenaten और servant of the Aten। यानी इन्होंने जिस तरीके से काम वगैरह शुरू किया था ना वो बहुत ही अजीबोगरीब था, बहुत चीज़ें इन्होंने बदल दी। And moved the religious capital from the old city of Thebes to the new city of Akhetaten, known now as Amarna। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, बेसिकली हुआ ये कि जब इन्होंने जो वर्शिप ऑफ द एटन प्रमोट करी, इसका मतलब है एटन कौन है, द सन डिस्क, ठीक है। उसकी इन्होंने जो है कि उन्हें पूजना चाहिए, सन डिस्क इनको पूजना चाहिए, ठीक है, सूर्य भगवान एक तरीके से उन्हें ज़्यादा पूजना चाहिए। चेंज्ड हिज नेम टू अखैनेटन, यानी एटन का नाम बदल के अखैनेटन कर दिया और कहा कि इनकी पूजा जो है वो ज़्यादा इनको पूजना चाहिए, इनको ज़्यादा मानना चाहिए। और सर्वेंट ऑफ द एटन, यानी इनको या तो अखैनेटन बुलाया जाता है या फिर एटन के नौकर, सर्वेंट ऑफ द एटन ये बुलाया जाता है। एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थीब्स टू द न्यू सिटी ऑफ अखैनेटन। यानी रिलीजियस कैपिटल जो था वो पहले ओल्ड सिटी ऑफ थीब्स था, तो पहले जो कैपिटल था, जो राजधानी थी, उसको बदल के नई राजधानी क्या करी, अखैटेटन नई राजधानी करी। इसको अखेतातन भी कहा जाता है, ठीक है, अखेतातन भी कहा जाता है। और आज के दिन, आज की तारीख में इसका नाम क्या है, अमरना। तो ये इन्होंने बहुत सारी चीज़ें और बहुत बड़े बड़े बदलाव करे कि किसे पूजना चाहिए, और जो राजधानी थी, जो पुरानी राजधानी, धार्मिक राजधानी जो पहले थी, उसे भी बदल दिया गया। राइट स्टूडेंट्स, तो ये सारे बदलाव यहाँ लाए गए। अब इसके आगे क्या हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी ये रुका नहीं, आगे क्या किया, ही फर्दर शॉक द कंट्री बाय अटैकिंग अमन, अ मेजर गॉड। यानी हर सभ्यता में उनके अपने देवी देवता होते हैं, यहाँ पर एक देवता है, मेजर गॉड है, जो मेजर गॉड है उनका नाम क्या है, अमन। उन्होंने उन पर अटैक कर दिया। उन पे कैसे अटैक कर दिया, स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स, मतलब उनके सारे मंदिरों पर
ताले लगा दिए, बंद कर दिए, उनकी जितनी भी मूर्तियां थी उन्हें तोड़ दिया, यानी बहुत बुरी तरह इन पर हमला किया। और पूरी जो कंट्री है, पूरा इजिप्ट, वो सदके में आ गया था कि ये क्या कर रहे हैं, राइट। इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, सेड रे जॉनसन, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागोज रिसर्च सेंटर इन लक्जर, द साइट ऑफ एंशंट थीव्स। अब यहाँ पर रे जॉनसन करके एक व्यक्ति हैं जो कि डायरेक्टर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के, यानी शिकागो यूनिवर्सिटी जो है उसके एक डिपार्टमेंट में काम करते हैं और उसके डायरेक्टर हैं बेसिकली। रे जॉनसन ने कहा कि ये वाला जो समय था कौन, इम्यूनोटेप फोर्थ का, वो बहुत ही समय इस तरीके का था कि पूरी जनता या इजिप्ट के जितने भी लोग थे ना, वो खुश नहीं थे इस टाइम पे, क्योंकि उनके जो सबसे अहम भगवान हैं उन पर हमला होने लगा था। और किसने करा था, उन्हीं के राजा हमला कर रहे थे, तो ये कुछ कर भी नहीं सकते थे। The family that had ruled for centuries was coming to an end, and then Akhenaten went a little wacky. अब Akhenaten कौन, अमेनोटेप ने ही अपना नाम चेंज कर लिया था ना, Akhenaten। तो यानी इन्होंने पहले तो मतलब क्या क्या चीज़ें करी, एक बार क्विकली हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने जो है सन डिस्क को पूजने के लिए कहा कि सन डिस्क को ही पूजा जाएगा। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा कि खुद का नाम जो है बदल के, अमेनोटेप फोर्थ से बदल के उन्होंने अपना नाम अखेनेटन कर लिया। उसके बाद जितने भी अमुन के जितने भी मूर्तियां हैं उन्हें तोड़ दिया, जो मंदिर हैं उन्हें बंद करवा दिए, यानी उनकी पूजा एक तरीके से बंद करवा दी। ये सारा उन्होंने किया। जिस राज परिवार ने सदियों तक पूरे इजिप्ट पे राज करा है, वो सोचिए ऐसा परिवार, सोचिए कितना स्ट्रांग होगा, कितना रईस तो बहुत ही था, बहुत अमीर था। वो इतना अमीर होने के बावजूद और इतना पावरफुल होने के बावजूद भी उसका अंत अब धीरे धीरे पास आ रहा था, ठीक है। एंड देन अखेनेटन वेंट अ लिटिल वैकी मतलब अम्यूजिंग इन अ स्लाइटली ऑड वे, मतलब थोड़ा पागलपन सा छा जाना, जिसको हम कई बार कहते हैं ना, पागलपन सा छा जाना, नॉर्मल बिहेव नहीं करना, उस तरीके से जो है बर्ताव यहाँ पर चल रहा था यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर बात यहाँ पर एक्चुअल में ये हो रही है कि जितना भी इन्होंने कमाया, राइट, जितना भी इस पूरे फैमिली ने या अमेनोटेप की जो फैमिली है उन्होंने जितना भी यहाँ पर कमाया है, वो सोचिए, ये इसको आप रिलेटेबल भी है, इसलिए रिलेटेबल इन द सेंस कि ये एक लेसन है जो आपको सीखना चाहिए स्टूडेंट्स यहाँ पे, कि चाहे कोई कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन अगर वो गलत करेगा या अपनी पावरफुल होने का गलत इस्तेमाल करेगा, अपनी पावर का इस्तेमाल गलत करेगा, तो उसका भी अंत निकट ही होगा। यानी कोई भी गलत तरीके से पावर को इस्तेमाल करता है तो भी वो हमेशा पावर में ही रहे, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। वो कब ख़त्म हो जाए पता भी नहीं चलता, राइट। नेक्स्ट इज आफ्टर अखेनेटेन्स डेथ अ मिस्टीरियस रूरल नेम्ड सेमेनखखरे appeared briefly and exited with hardly a trace। यानी अखेनेटन की जब डेथ हो गई तो उसके बाद एक और रूलर आए, मतलब जो राज करते हैं, शासक, बेसिकली रूलर क्या होता है, शासक। एक और शासक आए जिनका नाम क्या है, सेमेनेक्करे। तो इन्होंने आए, कुछ समय के लिए इन्होंने राज किया और फिर बिना कोई सवाल या निशान छोड़े वो चले गए, मतलब उनके बारे में बहुत ज़्यादा ट्रेसेस, बहुत ज़्यादा उनके बारे में पता नहीं है। एंड देन अ वेरी यंग टुटनाखतेन, यानी जो टुट हैं, उनका पूरा नाम क्या है, टुटनखतेन, ठीक है, टुक द थ्रोन, किंग टुट एज ही इज़ वाइडली नोन टुडे। यानी जो टुट हैं, इनका पूरा नाम है टुटनखतेन। ये याद रखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि इनका पूरा नाम क्या है, ठीक है। उसके बाद वो राजगद्दी पर बैठे और टुट नाम से आज पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। द बॉय किंग सून चेंज्ड हिज नेम टू टुटनखामून, यानी पहले टुटनखातेन नाम था, फिर टुटनखामून नाम उन्होंने रख लिया। लिविंग इमेज ऑफ अमून, इसका मतलब क्या है कि अमून की जीती जागती तस्वीर, ठीक है। लिविंग इमेज ऑफ अमून, ये अमून कौन है, वही भगवान जिनकी मूर्तियाँ तोड़ दी गई थी अमेनोटेप फोर्थ के द्वारा, ठीक है। एंड ओवरसॉ अ रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज। ही reigned फॉर अबाउट 9 years एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली। यानी इन्होंने जो पुराने जितने भी मंदिर वगैरह जो तोड़े थे उनको वापस ठीक किया, वो जो पुराने रिलीजियस धार्मिक तौर तरीके होते हैं
वो वापस अपनाने शुरू करे। लगभग 9 सालों तक इन्होंने राज करा और उसके बाद उनकी अचानक से डेथ हो गई, जिसका किसी को पता भी नहीं है कि कैसे हुई। Regardless of his fame and the speculations about his fate, Tut is one mummy among many in Egypt. How many? No one knows. इसका मतलब ये है कि भले ही उनकी जो फेम थी, फेम मतलब बहुत फेमस या प्रसिद्धि, उनकी जो भी प्रसिद्धि थी या उनके बारे में कितने भी जो स्पेकुलेशंस होते हैं, स्पेकुलेशंस मतलब ये अंदाजे लगाना कि डेथ कैसे हुई, क्या हुई, जो भी था वो सब तो अपनी जगह है ही। उसके अलावा टुट जो हैं इजिप्ट में बहुत सारी ममीज़ जो हैं उनमें से एक हैं। अब वो ममीज़ कितनी सारी हैं ये अभी तक किसी को पता नहीं है, क्योंकि पहले तो मैक्सिमम जितने लोगों की भी डेथ होती थी उनको ऐसे मम्मी ही बनाकर दफनाया जाता था, ठीक है। सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवर भी इनफैक्ट, राइट। और उनके ऑर्गन्स भी निकाल लिए जाते थे कि ऑर्गन्स निकाल लें और जो शरीर है उसको दफना दे दे, राइट। The Egyptian Mummy Project, which began an inventory in late 2003, has recorded almost 600 so far and is still counting. The next phase, यानी यहाँ पर एक इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट हुआ था, 2003 में शुरुआत इसकी हुई थी, जहाँ पर ममीज़ को जब काउंट कर रहे थे तो लगभग 600 ममीज़ को फिगर आउट किया गया था कि लगभग 600 ममीज़ एग्जिस्ट करती हैं और एंड स्टिल काउंटिंग, मतलब ये गिनतियाँ ख़त्म नहीं हुई है, अभी तक 600 मिली हैं और मिलती जा रही हैं, ठीक है। द नेक्स्ट फेज़, व्हाट वाज द नेक्स्ट फेज़, अगला चरण क्या था? स्कैनिंग द ममीज़ विद अ पोर्टेबल सीटी मशीन डोनेटेड बाय द नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेंस। अब यहाँ पर पोर्टेबल का क्या मतलब होता है? पोर्टेबल का मतलब होता है जो आप अपने साथ लेकर साथ में इधर उधर लेकर जा सके। यानी सीटी स्कैन जो होता है वो यूजुअली हॉस्पिटल्स में इंस्टॉल्ड होता है, लेकिन ये एक ऐसी सीटी स्कैन की मशीन दे दी गई, किसने दी थी? ये डोनेट करी थी नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेंस। इन्होंने एक सीटी स्कैन मशीन जो है डोनेट कर दी थी इन लोगों को इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। ये मशीन कभी कहीं भी लोग अपने साथ मतलब इसको यहाँ से वहाँ ले जाना संभव था, ठीक है। अब जैसे क्या कहते हैं कि ये सबसे पहले इनका प्रोसेस क्या होता था? पहले तो मम्मी ढूंढते हैं, जब पता चलता है कि एक नई मम्मी मिली है तो मम्मी के मिलने के बाद ये लोग उसे स्कैन करते हैं, ये दूसरा चरण होता है, ठीक है। इट्स मैन्युफैक्चरर किंग टट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ममीज़ टू बी स्कैन, और किंग टट जो है वो उन पहली ममीज़ में से है जिन्हें स्कैन किया गया था। अब ये जो सीटी स्कैन मशीन थी वो नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने डोनेट करी थी और बनाई किसने थी? सीमेंस ने, ठीक है। आया समझ में? इसको सेमेन भी कहा जाता है कुछ जगह, ठीक है। King Tut is one of the first mummies to be scanned in death as in life, moving regularly ahead of his countrymen. इसका मतलब ये है कि वो उनकी डेथ भी जिस तरीके से हुई थी, डेथ के बाद भी उनको जिस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है कि सीटी स्कैन वगैरह ये सब, वो उनके इर्द गिर्द के जितने भी लोग थे उनके समय में उनसे सबसे आगे हैं वो, ठीक है। मतलब जितनी भी बाकी ममीज़ हैं जो मिली थी उन ममीज़ से भी पहले सीटी स्कैन का हुआ तो सबसे आगे हैं, राइट। अ सीटी मशीन स्कैन द ममी हेड टू टो, मतलब सर से पैर तक उस मशीन ने स्कैन करा सबसे पहले ममी को, क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शंस। ये इतनी इमेजेस 1700 एक्सरे इमेजेस क्रॉस सेक्शंस में उन्होंने प्रोड्यूस की थी, डेवलप करी थी, ठीक है। इट्स हैड स्कैन्ड इन 0.62 millimeter slices to register its intricate structures, takes an eerie detail in the resulting image. Eerie detail का मतलब होता है strange image of Tut's head as visible with the help of CT scan। यानी जब इनके सर का भी मतलब पूरी तरीके से इनको स्कैन कर रहे थे तो इनके सर की भी जो इमेज थी तो बहुत ही अजीब सी इमेज आई थी इनके सर की, ठीक है। With Tut's entire body similarly recorded, a team of specialists in radiology, forensics and anatomy began to probe the secrets that the winged goddesses of a gilded burial shrine protected for so long. इसका मतलब ये है कि ये जो स्कैन किया गया इनकी पूरी बॉडी को, जो अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं, यानी जो ऐसा नहीं ना कि एक आदमी जाके बस स्कैन कर देगा, ऐसा नहीं होता है ना। ये बेसिकली है कि कौन हर चीज़ का एक स्पेशलिस्ट होता है। जैसे फोरेंसिक लैब्स होते हैं, उसके अलावा रेडियोलॉजिस्ट्स होते हैं जो एक्सरेज करते हैं, निकालते हैं, एनाटमिस्ट्स होते हैं, ये सारे लोग होते हैं। एनाटमी की क्या होता है स्टूडेंट्स? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द बॉडीली स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमंस, एनिमल्स और अदर लिविंग बींग्स,
ठीक है, मतलब जो स्ट्रक्चर कैसा है बॉडी का उससे रिलेटेड होती है एनाटमी। उसके अलावा बिगेन टू प्रोब द सीक्रेट्स, प्रोब करना मतलब अगेन एक तरीके से इन्वेस्टिगेटिव होता है, पता लगाना बेसिकली। सीक्रेट्स दैट द विंग्ड गॉडेसेस ऑफ अ गिल्डेड बरियल श्राइन बरिंग द डेड, यानी ये बरियल श्राइन कौन है, हमारा टट है, प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग। विंग्ड गॉडेसेस का मतलब क्या हुआ, यानी एंजल्स के बारे में बात की जा रही है कि हमारे टुट को इतने सालों तक और इतने सदियों तक, एक्चुअली 3300 ईयर्स पुराना ताबूत है वो, इतने सालों तक कौन से फरिश्तों ने बचा रखा था, ठीक है। The night of the scan, workman carried Tut from the tomb in his box. Like जिस रात को स्कैन हुआ था ना, तभी जो है टुट की जो जितने लोग थे ना वहाँ पे काम करने वाले, उसको टूम से उठा के बॉक्स से वहाँ उठाकर लेकर चले गए थे। अब बात ये है कि वो तो पीसेस में है, तो एक एक टुकड़ा उठाकर लेकर जाया जा सकता है। Like pall bearers, they climbed a ramp and a flight of stairs into the swirling sand outside, then rose an hydraulic lift into the trailer that held the scanner. Pall bearers क्या होते हैं? A person who helps to escort a coffin at a funeral. मतलब जो ताबूत को दफनाने के लिए जो एक से दूसरी जगह जो लेकर जाते हैं ना, बेसिकली वो। दे क्लाइम्ड अ रैम्प एंड अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। रैम्प जो होती है एक तरीके से ढलान के तौर पे बनाया जाता है। उसके बाद फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स मतलब उसके बाद सीढ़ियाँ भी हैं इनटू द स्वर्लिंग सैंड आउटसाइड। स्वर्लिंग मतलब अ स्पिन और ट्विस्ट। बेसिकली स्वर्ल का मतलब है कि यहाँ पर एक मतलब जैसे जब हवा चलती है तो मिट्टी का गोल 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 एक टोर्नेडो टाइप्स नहीं हो जाता, तो मतलब काफ़ी हवा सी चल रही है बेसिकली। इनटू द स्वर्लिंग सैंड आउटसाइड, देन रोज ऑन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक क्या होता है? हाइड्रोलिक्स बेसिकली होता है ना, जैसे मैं अगर बहुत बेसिक तरीके से किसी भी चीज़ को उठाने के लिए जैसे मशीन्स होती हैं, छोटी सा एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे डबल बेड्स भी होते हैं, तो डबल बेड के अंदर बॉक्स होता है ना, उसमें सामान अपन रखते हैं, रज़ाइयाँ चादरें वगैरह रखते हैं। तो पहले तो हाथ के ज़ोर पर ही उठाना पड़ता था पूरा, और बहुत हैवी होता था। उसके बाद हाइड्रोलिक्स आ गए, मतलब वो मशीन आ गई कि आपको सिर्फ इशारा करना है और अपने आप जो है पूरा बेड का कवर है ऊपर उठ जाता है। दैट इज़ ओनली नोन एज हाइड्रोलिक्स। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट भी थे इनटू द ट्रेलर दैट हेल्ड द स्कैनर। मतलब हाइड्रोलिक लिफ्ट के अंदर कुछ ट्रेलर थे जिसने उस सीटी स्कैन मशीन को पकड़े हुआ था, जहाँ पे वो फिक्स करी हुई थी, ठीक है। 20 minutes later, 2 men emerged, sprinted for an office nearby and returned with a pair of white plastic fans. Sprinted का मतलब क्या होता है? Ran at a high speed, यानी करीब 20 मिनट के बाद दो लोग भागते हुए आए। जो पास में ऑफिस है, दो लोग वहाँ से भागते हुए आए और वो साथ में क्या लेकर आए? प्लास्टिक के फैंस लेकर आए। मे बी बहुत गर्मी होगी इसलिए लेकर आए। अब यहाँ पर जब ये स्कैन हो रही थी तो वो पूरा इमेज क्रिएट करने की कोशिश करी है कि जब इस मम्मी को स्कैन किया जा रहा था तो किस तरीके से उसको लिफ्ट किया गया, किस तरीके से जो है स्कैनिंग मशीन है उसको हाइड्रोलिक्स के थ्रू उसको फिट किया गया था, तो किस तरीके से उसको स्कैन किया जाए ताकि किसी भी चीज़ को कोई आगे डैमेज नहीं हो। राइट स्टूडेंट्स, द $1 million स्कैनर हैड क्विट बिकॉज ऑफ सैंड इन अ कूलर फैन। अब यहाँ पे स्कैनिंग मशीन्स में भी देखो एग्जॉस्ट फैंस लगे रहते हैं, कूलिंग फ़ैन, क्योंकि बहुत गर्म भी हो जाती हैं। अब यहाँ पर जैसे स्वर्लिंग सैंड था ना, तो वहाँ पर क्या रेगिस्तान ही रेगिस्तान है एक्चुअली इजिप्ट के अंदर भी, ठीक है, बहुत धूल मिट्टी है, तो इसीलिए हवाएं चलती हैं। तो देखिए टॉर्नेडो तो तूफ़ान होता है, लेकिन यूँ हवा हमेशा चलती रहती है, डस्ट बहुत ज़्यादा उड़ती रहती है, और उसी की वजह से इतनी सारी जो इतनी महंगी जो स्कैनर मशीन है $1 million की, वो रुक गई काम करते करते, एकदम काम नहीं कर रही थी, एकदम रुक गई, ठीक है। क्विट बिकॉज ऑफ सैंड इन अ कूलर फैन, कर्स ऑफ द पेरोहा। ये कौन बोला? जोक्ड अ गार्ड नर्वसली। अब वहाँ एक गार्ड खड़ा था, उसने अचानक से क्या मजाक सा क्या किया कि ये तो इस पेरोहा का श्राप लग रहा है, तो ये कर्स ऑफ अ फेरो, ऐसा लग रहा है कि हम इसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं ना, शायद इसी का ही श्राप है, क्योंकि पहले भी हमने कहा था ना कि अभिशाप होगा, जो भी इसके साथ छेड़छाड़ करेगा तो कहर बरसेगा। तो सबसे पहला कहर क्या बरसा कि $1 million की जो ये मशीन है, सीटी स्कैनर जो है, वो चलते चलते बंद हो गया, काम नहीं कर रहा था।
Eventually the substitute fans worked well enough to finish the procedure. बाकी के लेकिन जो फैंस हैं वो प्रॉपरली काम कर रहे थे, तो प्रोसीजर जो है चलता रहा, स्कैनिंग जो है प्रॉपरली हो गई. After checking that no data had been lost, the technicians turned it over to the workman who carried him back to his tomb. यहाँ पे जब उसको पूरी तरीके से चेक कर लिया गया सॉरी जब चेक कर लिया गया कि कोई भी डेटा जो है वो लॉस्ट नहीं हुआ है, मतलब सारा डेटा जो है कलेक्ट कर लिया गया है प्रॉपरली, सब कुछ ठीक है, जब इस चीज़ की संतुष्टि कर ली गई, तब जितने भी वो वर्कमैन थे ना, मतलब जो एक तरीके से लेबर, जो काम करने वाले लोगों को बुलाया गया था, उनको वापस दे दिया. एक्चुअली लेबर यहाँ पर एक्चुअली मजदूर नहीं, ये जो वर्कमैन है ये भी स्किल्ड होते हैं, ठीक है. तो ये इनको फिर से जितना भी टूट के जितने भी हिस्से थे वापस इन वर्कमैन को दे दिए. टीम का हिस्सा है बेसिकली वर्कमैन, और उन्होंने एज इट इज़ ले जाके टूट के शरीर के हिस्सों को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वापस टूम में रख दिया. Less than 3 hours after he was removed from his coffin, the pharaoh again rested in peace, where the funerary priest had laid him so long ago. इसका मतलब यह है, funerary priest का मतलब क्या होता है, अगर शाब्दिक अर्थ के तौर पे बात करें तो पंडित जो किसी की डेथ हो जाती है उस टाइम पे जो भी रिचुअल्स या जो भी तरीके होते हैं उनको दफनाने के, वो जो होते हैं, यानी पंडित तो एक्चुअली शमशान का काम करते हैं. यहाँ पर फ्यूनररी प्रीस्ट का वही मतलब है कि जो लोग उस टाइम पे जो भी रिचुअल्स पढ़ते होंगे दफनाने के टाइम पे, राइट, हैड लेड हिम सो लॉन्ग अगो, तो मतलब 3,300 साल पहले, 3,300 साल पहले जिन्होंने दफनाया था ना, वो दफनाने के बाद आज वो बाहर निकले सिटी स्कैन के लिए, और लगभग 3 घंटे ये स्कैनिंग का जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर चला, और अब वापस उनको ले जाकर अपने ताबूत में वापस रख दिया गया है. बेसिकली ये बताया गया है. Back in the trailer, technician pulled up astonishing images of Tut on a computer screen. तो या वापस जब वो चेक कर रहे थे ना, जो इमेजेस ली हैं सारी, तो वो सारे जो टेक्नीशियंस जब चेक कर रहे थे तो कुछ बहुत ही शानदार इमेजेस आई थी उस कंप्यूटर स्क्रीन पे. बहुत अच्छी अच्छी इमेजेस थी. क्या थी? अ ग्रे हेड टुक शेप फ्रॉम अ स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल्स. पिक्सल्स जो होते हैं, अ पिक्सल इज़ अ सिंगल पॉइंट इन अ ग्राफिक इमेज, यानी जैसे हम इमेजेस जब होते हैं तो आप जितने ज़्यादा उसको जूम इन जूम आउट करोगे, तो जैसे जूम इन करते चले जाओगे तो वो और ज़्यादा बड़ी होती चली जाती है, तो वो पिक्सल्स में आ जाती है, पॉइंट में. दैट इज़ नोन एज पिक्सल ओनली. तो यहाँ ग्रे हेड की शेप नज़र आ रही थी, स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल्स, यानी बहुत सीटी स्कैन की पिक्चर्स हैं, ये कोई कैमरा से ली हुई फ़ोटो नहीं है. तो उसके सर के फ़ोटोज़ हैं वो समझ में आ रही थी पूरी. एंड द टेक्नीशियन स्पन एंड टिल्टेड इट इन एवरी डायरेक्शन. टेक्नीशियन जो है, स्पन मतलब घुमाना, स्पिन करना, इधर से उधर घुमाना, टू टर्न अराउंड, तो उसको घुमाया. टिल्ट मतलब टेढ़ा करना, हर डायरेक्शन में उसको घुमा के देखा, मतलब पूरी तरीके से उस पिक्चर को पढ़ा जा रहा है. नेक वर्टिब्रे अपीयर्ड एज क्लियरली एज इन एन एनाटॉमी क्लास, मतलब बहुत ही क्लियर पिक्चर है वर्टिब्रे की, बहुत ही क्लियर और साफ़ सुथरी पिक्चर आई है. Other images revealed a hand, several views of the rib cage and a transection of the skull. यानी और जो पिक्चर्स हैं वो किस किस की है? हाथ की है, रिब्स की हैं, रिब केज जो होता है रिब्स की हैं, और स्कल का मतलब होता है खोपड़ी स्टूडेंट्स. तो यानी पूरी बॉडी की अच्छे से फोटोग्राफ्स जो ली हैं वो बहुत ही क्लियरली आई हैं, अच्छी इमेजेस हैं. बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ. Sitting back in his chair, Zahi Hawaz smiled, visibly relieved that nothing had gone seriously wrong. अब यहाँ ज़ही हवास जो है वो इंटरव्यू चल रहा है ना अभी, उस ध्यान ने पहले शुरू किया था, अभी भी चल ही रहा है वो. तो ज़ही हवास बताते हैं हल्का सा स्माइल करके कि भाई उस टाइम पे डैमेज तो बहुत किया, बहुत बुरी हालत हो रही थी, लेकिन चलो भगवान का शुक्र है कि बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, कुछ बहुत ज़्यादा सीरियसली ख़राब नहीं हुआ, अभी भी ये ठीक है. I didn't sleep last night, not for a second, he said. I was so worried, but now I think I will go and sleep. अब यहाँ पर जब ये सिटी स्कैन हुआ, तो सिटी स्कैन कब हुआ है? 2005 में, ठीक है, और इसको नुकसान कब पहुँचाया गया था? 1922 के अंदर. उसके बीच में भी 1968 में एक्सरे बेसिकली लिया गया था, ठीक है. कब लिया गया था वो? 1968 में. तो यहाँ पर 2005 में ये किसके हवाले थी? ज़ही
ज़ही के हवाले ये थी। तो यहाँ पर ये जब एक्सरे ले रहे थे ना, उस टाइम पे ये थोड़े इरिटेट हो रहे थे। जब पहले जब बात चल रही थी तब इरिटेट हो रहे थे कि पता नहीं इतनी बुरी दशा में है, क्या ही आएगा स्कैन में, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जब स्कैन किया गया, अभी जब ये जितने भी अवशेषों का ये जो मैंने पूरा बताया ना, जब स्कैन हो रहा था, ऐसे हाइड्रोलिक से लगाई हुई थी मशीन, जब ये सब चल रहा था तो टेंशन में थे काफ़ी ज़ही, और बहुत ध्यान से उसको देख भी रहे थे मम्मी को। लेकिन जब ये स्कैनिंग प्रोसीजर पूरा हो गया, जब कंप्यूटर स्क्रीन पे सारी पिक्चर्स देख ली, सब देख लिया, तब जाके वो अपनी चेयर में आराम से बैठे हैं कि चलो थैंक गॉड कुछ बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाली सी बात तो नहीं हुई है, राइट। I didn't sleep last night, not for a second, he said. I was so worried, but now I think I will go and sleep. तो ये क्या बोलते हैं कि कल पूरी रात मुझे नींद नहीं आई कि पता नहीं स्कैनिंग के दौरान क्या होगा, लेकिन अब मुझे थोड़ी शांति मिली है, अब मैं रिलैक्स्ड हूँ और अब मैं जाऊँगा और अच्छे से सोऊंगा. By the time we left the trailer, descending metal stairs to the sandy ground, the wind had stopped. मतलब अभी तक हवा चल रही थी, लेकिन अब जब ये लोग जब जाने लगे ना, इन्होंने जब वो ट्रेलर जहाँ पे ये हो रहा था वहाँ वो ट्रेलर से जब जाने लगे और जब मेटल स्टेयर्स जो सीढ़ियाँ थी उससे जब डिसेंड होने लगे, या डिसेंड मतलब यहाँ उतरने लगे, तो जो सेट और जब जैसे उनके कदम सैंडी ग्राउंड पे यानी मिट्टी वाले ग्राउंड पे पड़े, मतलब बाहर जब आ गए ये लोग, द विंड हैड स्टॉप्ड, जो हवा थी वो चलना बंद हो गई. द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल लाइक डेथ इटसेल्फ इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड जस्ट अबाउट द एंट्रेंस टू टुट्स टूम. अब यहाँ क्या हुआ, एकदम शांति सी छा गई, और ऐसी शांति छाई, ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ ठहर सा गया हो बिल्कुल, और एकदम डेथ वाली सी शांति लग रही थी कि जैसे कोई डेथ हो गई हो. ठीक है. इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड, मतलब यहाँ वैली ऑफ डिपार्टेड मतलब घाटी थी ना वो, और डिपार्टेड का मतलब है जाना, तो यानी जो लोग मर चुके हैं उनकी घाटी में ही तो थे ना, वहीं पर तो चल रहा है अभी भी, वहीं पर ही तो है. किंग्स वैली ऑफ द डेड किंग्स जो है वही तो है. जस्ट अबाउट द एंट्रेंस टू टट्स टूम, मतलब और टट का जहाँ टूम है ना, जहाँ टट का जहाँ टूम है उसके जस्ट ऊपर हो रहा है ये. तो यहाँ पर फिर से इनके दिमाग में ये आ रहा है कि कहीं कुछ कर्स तो नहीं है, श्राप तो नहीं है. स्टड ओरियन, यानी जस्ट उनके टूम के, ये मैंने क्या लिखा है, जस्ट अबाउट द एंट्रेंस टू टट्स टूम स्टड ओरियन. अब ये ओरियन क्या है? The constellation that the ancient Egyptians knew as the soul of Osiris, the god of the afterlife watching over the boy king. अब यहाँ पर ये जो हवाएं चल रही हैं और ये जो कर्स वाली बात सब हो रही है, यहाँ पर जहाँ पे टुट की जो बॉडी है उसके जस्ट ऊपर जो है ओरियन, ये एक कॉन्स्टिलेशन है. कॉन्स्टिलेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे तारामंडल जो होता है, आपने देखा होगा कि तारामंडल में जैसे अलग अलग छवियां बनती हैं, तारों की छवि बन जाती है, जैसे स्कॉर्पियंस की बन जाती है, उसी तरीके से ओरियन भी एक इसी तरीके की एक छवि बन जाती है. कॉन्स्टिलेशन होता है अगेन तारामंडल में. ठीक है. That the ancient Egyptians knew, वही पुराने मिस्रवासी जो है पौराणिक काल के, knew as the soul of Osiris. ओसिरिस की आत्मा होती बेसिकली. ओरियन क्या है? ये ओसिरिस की आत्मा है. और ओसिरिस क्या है? द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, यानी मरण उपरांत, मरने के बाद जो भगवान, फिर अब उनका कंट्रोल रहता है. जैसे अगर हिंदू धर्म की बात की जाए तो उसके अंदर किसे माना जाता है? मृत्यु के देवता यमराज. तो ये जो ओसिरिस है ये इजिप्शियन यमराज है. ऑलराइट. आफ्टर लाइफ के देवता. वॉचिंग ओवर द बॉय किंग, यानी ये जो बच्चा है, ये जो लड़का है, ये राजा तो था ही ना, 9 साल का इसने राज करा था. तो ये लड़का जो है ऐसा लग रहा है मानो ये भगवान जो है ओसिरिस, ये एकदम उस पर नज़र बनाए हुए हैं. और किस तरीके से नज़र बनाए हुए हैं? ओरियन के रूप में, क्योंकि बिल्कुल उसके ऊपर ही ये कॉन्स्टिलेशन, ये ओरियन की जो छवि है ये बनी हुई है. ठीक है. तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि शायद पूरी तरह नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत ये जो कर्स की हल्की फुल्की सी झलकियाँ सी महसूस सी हो रही हैं, एक्चुअल में है नहीं. राइट स्टूडेंट्स, यहाँ तक अब अच्छे से क्लियर है. यहाँ एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूँ कि ये जो ओसिरिस है, ओसिरिस से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर बन जाता है. ठीक है. ओसिरिस का क्वेश्चन आ जाता है दैट हु इज़ ओसिरिस, या
और भी जैसे स्पेशली 1 मार्क टाइप क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं, या ओरियन से रिलेटेड भी, क्योंकि ओरियन और ओसिरिस आर रिलेटेड ओनली। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और यहाँ पर हमारा ये चैप्टर होता है एंड। होपफुली आपको कोई डाउट नहीं रहा है। यदि कहीं कोई डाउट रह गया है तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूँ कि मैं आपको ये बता दूं कि आप अपने कमेंट सेक्शन के अंदर वो डाउट मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर ये पार्ट 2 एक्सप्लेनेशन पार्ट 2 जो है कंप्लीट है पूरी तरीके से। जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेनेशन पार्ट 1 के शुरुआत में भी बताया था कि बहुत सारे इस तरीके के एक्सप्लेनेशन हैं जो यूजुअली आप, क्योंकि ये कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं है, ये एक्चुअल में हुई एक घटना है जिसको एक तरीके से न्यूज़ के तौर पे ये छपी थी। ठीक है, और वो आपको यहाँ पर बताई गई है, पूरी तरीके से एक्सप्लेन की गई है। तो इसकी डिटेल्स हैं, आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है, और आपको टुट के बारे में, उसके टूम्ब के बारे में, टूम्ब क्या, मकबरा, कॉफिन, ताबूत, तो वो सारी डिटेल्स आपको अच्छे से याद रखनी है। स्पेशली 3 लेयर्स में जो कॉफिन था वो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, और कॉफिन जो तीसरे का या सबसे अंदर जो कॉफिन था वहाँ पे आपको कौन मिला था फाइनली, मतलब हार्पर को कौन मिला था, टुट की मम्मी मिली थी, या मम्मी कह लीजिए, या फिर क्या कह सकते हैं, जो डेड बॉडी है, अवशेष मिले थे, रिमेन्स एकदम, और भी बहुत सारी चीज़ें उसके साथ मिली थी। ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है, बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और अच्छा भी है बहुत। तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये चैप्टर। यहाँ पर हमारे ये वीडियो जो है कंप्लीट होता है, और इस चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी जो है मैं आपको अब बता चुकी हूँ। कमेंट करना मत भूलिए कि एक्सप्लेनेशन पार्ट कैसा लगा। ये भी ज़रूर बताइए कि अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो लिखना मत भूलिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, एंड मेक श्योर मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको मिल रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद ऑल दीज टॉप कोर्सेज क्लास 6 से क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए, एंड वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम पर KG से लेकर क्लास 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए CBSE बोर्ड अवेलेबल है, अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी हम आपको दोनों ही चैनल्स पे फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं, जिसका फ़ायदा आपको ज़रूर से ज़रूर उठाना है स्टूडेंट्स। इसी के साथ साथ हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं ई-नोट्स और ई-बुक्स भी। ये दोनों ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ई-बुक्स और ई-नोट्स की लिंक्स दी गई हैं। जैसे ही लिंक्स पर क्लिक करेंगे ई-बुक्स और ई-नोट्स की सारी जानकारी आपके सामने आ जाएगी। अब यहाँ पर मैं एक बात ई नोट्स के बारे में पहले ही बता दूं कि ये ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स के साथ, जो आपको बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं और आपको एग्जाम्स के लिए बढ़िया तरीके से प्रिपेयर भी करवाने में आपकी बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं। राइट, तो मेक श्योर इन लिंक्स पे क्लिक करें ताकि आपको ये पूरी जानकारी मिल जाए कि आपको ये कैसे पाने हैं, ये जो ई नोट्स हैं वो आपको कैसे पाने। राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है। इसी के साथ साथ दोनों ही चैनल्स को आपको फॉलो करना है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पे, ताकि आपको सारी लेटेस्ट और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिल सकें, चाहे लाइव से रिलेटेड हो, किसी भी क्लास, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, या वीडियो से रिलेटेड हो। राइट स्टूडेंट्स, अच्छे से क्लियर है। तो आखिर में एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, डाउट होने पर पूछ लीजिए, और कैसी लगी है वीडियो वो भी बताना मत भूलिए। और सबसे ज़रूरी बात, अपना ध्यान रखिए स्टूडेंट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।